नमस्कार, मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का प्रश्न है प्रतिवर्ष देखेंगे। आज का जो प्रश्न है प्रतिवर्ष गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आंसर है 25 मार्च को मनाया जाता है। अब देखेंगे इसके बारे में कि क्यों मनाया जाता है, क्या कारण होता है। दोस्तों नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेब ट्रेड के जो होता है दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ठीक है, मनाया जाता है। तो समझ में आ गया, जो नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो गुलामी ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों के लिए, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यह दिवस अब ये मनाया तो जाता है, पर यह दिवस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जो मुख्यालय और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में समारोह और गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जो मुख्यालय के अंदर होता है, दुनिया भर में जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय होते हैं उनके और समारोह गतिविधियों, ये सभी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर है मरियम मेमन मैथ्यू। याद रखेंगे दोस्तों, मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है डीएनपीए, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अमर उजाला के एमडी तन्मय माहेश्वरी की जगह डीएनपीए चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। वह 1 अप्रैल 2024 से 2 साल के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर और एक प्रश्न, यहाँ पर एक दो प्रश्न बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों अमर उजाला के एमडी, देखिए अगर पूछा जा सकता है कि अमर उजाला के एमडी कौन रहे, तो तन्मय माहेश्वरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मरियम मेमन मैथ्यू है वह तन्मय माहेश्वरी की जगह ले रहे हैं, ठीक है, यानी जो डीएनपीए के जो चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ ही दोस्तों इनका जो 1 अप्रैल 2024 से यह जो कार्यभार है उनका आरंभ होगा, 1 अप्रैल 2024 से, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए होगा। 2 सालों तक यह जो कार्यभार के रूप में वो अपना कमान संभालेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में हुई तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आंसर होगा नैना जेम्स है। अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों, तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की दोस्तों ये नैना जेम्स है,
वो केरल की रहने वाली है। ठीक है, नैना जेम्स ने 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल किया। नैना दोस्तों यहाँ पर नैना की 6.67 मीटर की उपलब्धि, दोस्तों यह जो उनका उपलब्धि है 6.67 मीटर की उपलब्धि उनके पिछले व्यक्तिगत, उनके जो पिछले सालों के जो व्यक्तिगत जो स्कोर था उसके लगभग 6.55 मीटर के लगभग 7 वर्ष बाद आई है। तो दोस्तों नैना जेम्स के द्वारा जो भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, लेकिन उससे पिछले जो विगत वर्षों 7 साल के बाद आया, यानी 7 साल पहले इसी जंप जो हुआ था 6.67 जो अभी है उस समय उससे पहले 6.55 मीटर का जो जंप हुआ था। ठीक है, तो यानी लगभग उसके आसपास है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विगत साल उनसे विगत वर्षों में उनके रिकॉर्ड के आसपास यानी 6.67 मीटर के रिकॉर्ड के आसपास वह स्कोर जो मीटर स्कोर कितना था, तो 6.55 मीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नैना जेम्स कहाँ की है? केरल की रहने वाली है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर है अंश नेरुरकर। अब देखेंगे अंश नेरुरकर प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 11 वर्षीय दोस्तों इसकी जो उम्र है वो 11 वर्ष के हैं। अंश नेरुरकर ने इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर आर जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं आर प्रज्ञानंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीता। अंश ने 9 दौर यानी 9 दौर की टूर्नामेंट में 8 अंक बनाए। उन्होंने इस दौरान 7 बाजियां जीती जबकि 2 ड्रॉ खेली। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से है कि 11 वर्ष के जो अंश नेरुरकर और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ये दोनों साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीता है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अंश नेरुरकर के अलावे जो पुरस्कार जीतने वाले फ्यूचर कैटेगरी का पुरस्कार जीतने वाले और एक खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो कौन होगा? ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा, याद रखेंगे यहाँ पर। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो ने बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों PWD पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी नागरिकों के लिए सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल जो हाल ही में इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जो यहाँ पर किया गया है। तो जो बुजुर्ग जो मतदाता होंगे और जो विकलांग यानी PWD जो भी होंगे उनके लिए सक्षम मतदान करने के लिए क्या उपाय किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर तो उसका आदर्श वाक्य पहले समझते हैं। तो उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आंसर है कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, यानी सभी को देखकर ही जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी यहाँ पे मतदाता हैं, मतदान करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, बच्चा बुजुर्ग हो गए या विकलांग हो गए, सभी को देखते हुए एक ऐसा है कि कोई ना छूटे, सबको लेकर चलना है। तो दोस्तों उसका आदर्श वाक्य है कोई भी मतदान पीछे न छूटे। क्लियर है? अब देखेंगे दोस्तों उसके बारे में समझते हैं।
भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान, यानी उसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है कि साथ सभी नागरिकों के लिए सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल शुरू की है। ईसीआई का आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। समावेशी, देखिए ये कोई भी जो मतदाता पीछे न छूटे, उनका आदर्श वाक्य है समावेशी और सुलभ चुनाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का रेखांकित करता है। और दोस्तों मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि सक्षम जो एक ऐप्स जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी को देखते हुए, यानी जो भी वर्ग है मतदाताओं जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी हैं और विकलांग से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से वो घर बैठे भी वो मतदान कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। हाल ही में 24 मार्च 2024 को किस महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है, पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है? तो दोस्तों आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रणालियों को बढ़ावा देने के इरादे से गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है, ताकि इनके जरिए सार्वजन तक टिकाऊ विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोस्तों ये जो है 24 मार्च 2024 को महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये एआई का जो पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है। तो अपनाने वाला पहला जो है यहाँ पर कौन हो गया? संयुक्त राष्ट्र हो गया। याद रखेंगे, एआई का तो समझ गए, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो काफी चर्चे में रहे हैं, किस राज्य या संघ राज्य के अंदर स्थित है? तो दोस्तों आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? तो क्वेश्चन को और ज्यादा क्रिटिकल बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर में 22, यानी श्रीनगर का जो ऑप्शन उस हिसाब से दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं श्रीनगर में स्थित है, ना श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल, अब देखेंगे दोस्तों दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अब देखेंगे कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान होता है, उसका नाम क्या हो, जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसको किस नाम, मतलब उसका जो अर्थ क्या होता है उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों उसका नाम होता है 10 गांव। ठीक है, दाचीगाम जो होता है उसका मीन्स होता है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में हो सकता है जिन्हें पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में खबरों में देखा गया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्योहार है? तो दोस्तों किस शहर का है? जयपुर का। ठीक है, गुलाल गोटा जो अब क्या होता है उनके बारे जानते हैं। जयपुर राजस्थान में जो में होली मनाने की सदियों पुरानी परंपरा जारी है। दोस्तों ये जो गुलाल गोटा होता है, जो फिलहाल अभी होली खत्म हो गया है, होली मनाया धूमधाम से सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होली को मनाए। तो वहां पर राजस्थान में जो है उसका नाम होता है अलग है, उसका नाम कहा जाता है गुलाल गोटा। जो होली होता है उसी को नाम दिया गया है, वहाँ के जो
भाषा में, वहाँ की जो पारंपरिक भाषा में उसको गुलाल गोटा कहा जाता है। इस उत्सव में गुलाल गोटा की प्रथा शामिल होता है, जो लगभग 400 वर्ष, दोस्तों यह जो लगभग 400 वर्ष पुरानी एक अनूठी परंपरा है। दोस्तों ये 400 वर्ष से ये परंपरा जो है चलती आ रही है राजस्थान के जयपुर में, जिसका नाम होता है, जो खबरों में, ये बहुत ही चर्चित खबरों में रहा था, गुलाल गोटा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया कि इस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आंसर है तेलंगाना में। ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य भारत के तेलंगाना में मुलुगु जिले के, दोस्तों तेलंगाना में भी मुलुगु जिले के ऐतुर नगरम गांव में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह वारंगल, दोस्तों यह जो है वारंगल से 100 किलोमीटर की दूरी और हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक एकीकृत आदिवासी विकास शहर है। दोस्तों यह अभयारण्य महाराष्ट्र, देखिए यह जो अभयारण्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमाओं के पास स्थित है। तो दोस्तों ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। अब देखेंगे इसके बारे में प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं। तेलंगाना में कहां पर है दोस्तों, तो मुलुगु जिले में स्थित है। अब देखेंगे दोस्तों यह एक किस प्रकार का है, ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य, यह एक वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों यह वारंगल से कितनी दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर की। हैदराबाद से कितनी दूरी पर है, 250 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यह एक एकीकृत, यह जो ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आदिवासी विकास शहर है, यानी आदिवासी जो है उस जगह पर बहुत सारे आदिवासियों का जो एक मतलब शहर से बसा हुआ है, उस पर यह स्थित है वन्यजीव। दोस्तों यह अभयारण्य किस किस जिलों राज्यों से सटा हुआ है, यह है महाराष्ट्र से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमाओं के पास स्थित है। यानी 3 राज्य इस पर क्या है, उसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, यानी टच करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सटे हुए कौन कौन सा हो गया, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य में कौन कौन से जिले की सीमाओं से सटे हुए हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में दिया था आप लोगों को, इस प्रश्न का आंसर सभी ने कर लिए हैं, और तो इसका आंसर आप लोग सभी को पता होगा। आप देखेंगे आज मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग इस आंसर का जो है मैच करेंगे। तो दोस्तों किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। अब इस दोस्तों इस किस क्षेत्र में दिया गया है और क्यों दिया गया है, ये सारे चीज अभी देखेंगे। दोस्तों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज, देखेंगे दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, बीआर कंबोज किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय, पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले को प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों और भी प्रश्न बन सकता है। कंबोज को, बीआर कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो दोस्तों यह जो है किस क्षेत्र में दिया गया, बीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसे प्रदान किया गया है। और दोस्तों उसके साथ ही जो है कर्नाटक के राज्यपाल, अब देखेंगे दोस्तों ये था दूसरा और भी प्रश्न बनेगा। कर्नाटक के राज्यपाल, याद रखेंगे कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। तो समझ में आ गया,
यहाँ पर देखिए हम लोग एक के साथ ही और 2-3 प्रश्न बने। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों लिखा प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिलहाल जो अभी समाचार पत्रों में इसके बारे में चर्चित रहा है, तो ये किस लिए रहा है, तो यहाँ पर अब किसके द्वारा यह संगठन जारी किया गया है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है आपके पास पहुंच गई और समझ भी गए हैं। आपको जो इसके बारे में आपको भली भांति से आप इसके बारे समझ भी लिए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले। आज की जो जानकारी थी ये। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप हमारे जो है ऐप से भी जो अभी क्लास हो रही है, इस प्रकार की क्लास हमारे ऐप से भी क्लास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।